आगे बढ़ेंगे हम लोग। 2 लेक्चर है पर उसकी आप स्पीड कम नहीं होने देंगे ना। आउटपुट आप वहीं पर लेकर आने की कोशिश करते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लेक्चर कितने हैं, पढ़ाने तो उतना ही देंगे। रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ? Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी कि हाई टेम्परेचर। रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ? Br2 के साथ। गैसियस Br2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गैसियस Br2। रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? रिएक्शन हम करवा रहे हैं NBS के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। 506 वालों में नहीं हुआ था ना। इधर अगर अपन बात करें सिमिलर रिएक्शन Cl2 के साथ, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, Cl2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। क्लियर? अगर हम इन रिएक्शंस पर जाते हैं तो बताइए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शंस। आप जानते हैं ये सभी कंडीशंस आपके सब्स्टिट्यूशन की कंडीशंस है। अगर सिंपल Br2 के साथ रिएक्शन करवाया जाए या फिर सिंपल Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो क्या प्रोडक्ट हमारे सामने बनेंगे? पहले वाले देखो, हम जानते हैं यहां से यहां तक बनने वाले प्रोडक्ट क्या रहेंगे? सेम। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इधर सुनो, कैसे पता चलेगा एडिशन होना है या सब्स्टिट्यूशन? तो इनडायरेक्ट हिंट आपके पास रहेगा जनरेशन ऑफ रेडिकल। आप जानते हैं अंडर दिस कंडीशन Br रेडिकल कांट बी जनरेटेड। अगर मैं Br2 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं एंड रिएक्शन इज कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर और ऊपर से इन डार्क, तो क्या यहां पर रिएक्शन होगी? होगी, बट रिएक्शन के होने का अंदाज अलग। सिमिलरली अगर अपन बात करना चाहें, रिएक्शन हमारी हो रही है किसके ऊपर? रूम टेम्परेचर पर, इन डार्क। इन चीजों पर हम नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं और हम सुलटते हैं। क्लियर? क्योंकि अलग अलग जगह पढ़ते हैं, कोई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पढ़ते हैं, कोई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, एक साथ कभी रिएक्शंस आती ही नहीं। तो ये वाली कंडीशंस में बताइए क्या जनरेट होगा? Br रेडिकल। इस कंडीशन पर गैसियस Br2 समझ गए ना, मतलब हाई टेम्परेचर रेडिकल जनरेशन। NBS आप जानते हैं सोर्स ऑफ Br2। HNu इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, अगेन रेडिकल जनरेशन। तो यहां पर Br रेडिकल जनरेट होगा और रेडिकल एलाइलिक और बेंजाइलिक H को खटैक से हटाता है। कारण क्योंकि ये रेडिकल आपका जो बनेगा दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा एलाइलिक ब्रोमाइड। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एलाइलिक ब्रोमाइड की फॉर्मेशन यहां पर आपको होती हुई नजर आएगी। नीचे वाली रिएक्शन आप जानते हैं, क्या अंडर दिस कंडीशन Br2 एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा? क्या अंडर दिस कंडीशन Br2 एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा? करेगा। पर आप देखो रेडिकल जनरेशन नहीं है। अगर रेडिकल जनरेशन नहीं है तो डबल बॉन्ड रिएक्टिव साइट है, और डबल बॉन्ड पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आपका एक Br इधर जुड़ जाएगा और एक Br आपका इधर जुड़ जाएगा। इन दिस केस द प्रोडक्ट विल बी विसिनल डाइब्रोमाइड। द प्रोडक्ट विल बी विसिनल डाइब्रोमाइड। ये हमारे सामने बनेगा। इधर वाली रिएक्शन से बताइए इन दोनों कंडीशंस पर बनने वाला प्रोडक्ट सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? सेम। क्लियर? अंडर दिस कंडीशन Cl रेडिकल विल बी जनरेटेड। अंडर दिस कंडीशन Cl रेडिकल विल बी जनरेटेड और रेडिकल आपके एलाइलिक एंड बेंजाइलिक H की तरफ जाएगा। तो यहां से H को हटाकर कौन लग जाएगा? Cl, और ये हमारे सामने बन जाएगा एलाइलिक क्लोराइड। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एलाइलिक क्लोराइड। बताइए नीचे वाली कंडीशन पर रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नीचे वाली कंडीशन पर रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। पर रेडिकल जनरेशन, सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सो अंडर दिस कंडीशन एडिशन विल टेक प्लेस एट द डबल बॉन्ड। एक Cl यहां पर और एक Cl यहां पर। फॉर्मेशन हो जाएगी आपके सामने किसकी? विसिनल डाइक्लोराइड।
विसिनल डाई क्लोराइड। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहें, हालांकि ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्लियर, पर हमें क्लियरिटी यहां पर जरूरी है। अगर हमारे पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो अंडर दिस कंडीशन रिएक्शन फिर से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं Br2 के साथ रिएक्शन करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, या फिर मैं रिएक्शन किसके साथ करवाता हूं, Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? बताइए इस बार क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? Under this condition, Br radical will be generated. Under this condition, Cl radical will be generated, and that is highly reactive. That is highly reactive for allylic and benzylic H. So under this condition, your benzylic H will be replaced by Br. तो ये हमारे सामने बन जाएगा, इसे हम बोलते हैं बेंजाइल ब्रोमाइड। तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी बेंजाइल ब्रोमाइड, और यहां पर ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl से। ये एल्केन्स चैप्टर में भी हमने इन क्वेश्चंस को किया था, क्लियर, लेकिन उस टाइम पर हमें एडिशन की नॉलेज नहीं थी, तो वापस से हमने सुलटा दिया है। तो ये हमारे सामने बनेगा कौन, बेंजाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। एल्कीन्स अंडर सुटेबल कंडीशंस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। स्टेटमेंट टाइप ही पूछ ले तो हम सुलट जाएंगे, क्योंकि हमें बस लगता है कि एल्कीन्स की रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि एडिंग लगी रहती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और ब्रैकेट में एल्कीन, तो केवल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही नहीं देती है एल्कीन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी देती है। रूम नंबर अगर अपन बात करना चाहें 506 में कंडीशन लिखवा दी थी हमने, 506 लो टेम्परेचर हाई वाला, ठीक है, ओके, जल्दी से नोट डाउन करेंगे और अगली की तरफ बढ़ेंगे, और बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा। बहुत जल्दी एनसीईआरटी से वहां से असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बनेंगे, क्लियर, दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन, जिसे आप फरार भी कहते हैं, एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। ये कंडीशन इग्नोर मत करना, मैं बता रहा हूं, इसी कंडीशन पर एग्जामिनर खेलेगा। सुनो, आपकी हैलोजेंस एल्कीन के साथ हर कंडीशन में रिएक्शन कर लेती हैं, सभी इधर ध्यान देंगे, आपके हैलोजेंस एल्कीन के साथ हर कंडीशन पर रिएक्शन करते हैं। अगर रूम टेम्परेचर है, रेडिकल जनरेशन नहीं है, तो डबल बॉन्ड पर एडिशन करते हैं, क्लियर, और अगर रेडिकल जनरेशन है तो फिर आपके एलाइलिक एच को रिप्लेस करते हैं। और ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H10। C5H10 का मतलब DU कितना है, 1। आ गई बात समझ में? DU 1 होने का मतलब आइदर देयर विल बी ए पाई बॉन्ड और देयर विल बी ए रिंग, यानी कि एक तो क्या बन सकती है यहां से, एल्कीन, सही कह रहा हूं, डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो कार्बन कार्बन में बनेगा, और एक क्या बन सकता है, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। पर फिर आगे लिखता है कि इस कंपाउंड की खास बात है, सभी ध्यान से सुनेंगे, आने वाला क्वेश्चन है, इस कंपाउंड की खास बात है, ये आपके Br2 के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। आप बताइए क्या रहा होगा ये, साइक्लो एल्केन या एल्कीन? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, अभी आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पर गए नहीं है, क्योंकि इसी एक्सरसाइज से जेईई मेंस और जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पलर में भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, पूरा मैंने आपको डिटेल में बताया है। नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे, 1 से 2 लाइन छोड़कर, तीसरी टाइप की रिएक्शंस आ रही है एल्कीन की, दैट इज, ए भाई हेडिंग लगाएंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस,
free radical addition reactions, free radical addition reactions, free radical addition reactions। एल्कीन्स की तीसरी टाइप की रिएक्शन आ रही है जिसमें डबल बॉन्ड पर एडिशन तो होगा, पर कौन से मैकेनिज्म से होगा? रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्लियर? इसको अगर अपन कई बार बोले तो कह दिया जाता है क्या? परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट कह दिया जाता है। कई बार इसको खरास इफेक्ट कह देते हैं। कैसी हरकतें हैं यार, ये पता है तुम्हें? नहीं पता है? जब बच्चा पहली बार आता है ना +1 में, तो किसी को नहीं पता होता है, मास्टर खुद करता फिर बच्चे करते हैं। तो आप लोगों को बिगाड़ने वाले हम ही हैं। हाँ, मैं हूं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, और उसी वजह से आप 4 साल कोटा में टिकते हैं। उसके बावजूद भी गारंटी नहीं है सिलेक्शन होगा इन हरकतों की वजह से। आइए इधर, इसको खरास इफेक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस केमिस्ट ने, 2 केमिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोक्साइड इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था, इनमें से एक का सरनेम है MS खरास। क्लियर? देखिए ये स्पेलिंग जो मैंने लिखी है वो बिल्कुल सही है, उसके ओरिजिनल नाम की स्पेलिंग यही है। और अगर अपन बात करना चाहें तो इसे आप कह सकते हैं एंटी मार्कोनिक एडिशन। एंटी मार्कोनिको एडिशन ऑफ HBr, एंटी मार्कोनिको एडिशन ऑफ HBr। कि HBr आपका मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक दोनों तरीके से जुड़ सकता है। ये सारी एडिंग है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कह सकते हो आप इसको आप प्रोक्साइड इफेक्ट कह सकते हो, इसको आप खरास इफेक्ट कह सकते हो, केमिस्ट को मतलब थोड़ा सा सम्मान देने के लिए बोला गया है, या फिर एंटी मार्कोनिक एडिशन कह सकते हैं। देखिए दोस्त, यहां पर ये बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है। आज तक ना तो जेई मेंस, ना ही जेई एडवांस और ना ही नीट इस पर ढंग का असर्शन रीजन नहीं बना है। क्लियर? इसीलिए लोग अपने मन तरीके से इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। कुछ लोगों की एक्सप्लेन तो इतनी घटिया एक्सप्लेनेशन कि एनसीईआरटी की लाइनों को समझ भी नहीं पाते। एनसीईआरटी की लाइन नहीं समझ सकते जब तक आपको वो चीजें पहले से अच्छे से ना आती हो, वरना आप उस लाइन का कोई भी मतलब निकालेंगे। क्लियर? आइए हम बात करेंगे इसके ऊपर। पर्टिकुलरली हम HBr से शुरू करेंगे, फिर मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। सभी के पेन अभी कुछ देर के लिए डाउन होने चाहिए। हम उसी एग्जाम्पल से चलेंगे जो एनसीईआरटी ने लिया है। मान लीजिए हमारे सामने एक प्रोपीन है और आप देख सकते हैं ये कैसी है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल आपके सामने एल्कीन है। सर सिमेट्रिकल क्यों नहीं ली? क्योंकि सिमेट्रिकल में कद्दू फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी कुछ भी जुड़ जाए प्रोडक्ट क्या बनता है? सेम। तो अनसिमेट्रिकल से चीजें ज्यादा क्लियर होती है। पहली कंडीशन पर रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ? HBr नॉर्मली। दूसरी कंडीशन पर रिएक्शन जो आपकी करवाई जा रही है किसके साथ? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। या तो लैंग्वेज में लिखेगा कोई परऑक्साइड, या पर्टिकुलरली कोई परऑक्साइड दे देगा। जैसे एनसीईआरटी ने जिस परऑक्साइड का इस्तेमाल किया है वो है बेंजोइल परऑक्साइड। आप जानते हैं परऑक्साइड्स वो होते हैं जिनमें परऑक्सी लिंकेज होती है। तो अंडर दिस कंडीशन ये रिएक्शन करवाई जाती है। पर्टिकुलरली HBr के केस में बात करेंगे, फिर बाकी सभी के केस में भी बातें आपके सामने की जाएंगी। आइए, अगर हम ऊपर वाली रिएक्शन की बात करें तो उसका मैकेनिज्म तो हम अच्छे से जानते हैं। जानते कि नहीं जानते हैं? आप जानते हैं इस कंडीशन में केवल HBr दिया हुआ है, देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव एंड देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। एल्कीन इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर एल्कीन इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये बॉन्ड तोड़कर यहां से निकल जाएगा। बताइए H किसकी फॉर्म में जुड़ेगा? H प्लस H माइनस या H रेडिकल? भाई देखो बॉन्ड देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन तो Br लेकर गया है, तो H विल बी एडिज H प्लस। और आप जानते हैं ऐसे जुड़ेगा ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। तो यहां पर H प्लस जुड़ जाएगा और यहां पर क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन।
जब डबल बॉन्ड पर प्लस जुड़ता है तो इंटरमीडिएट प्लस ही बनता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम, पूछिए क्या फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन रीअरेंज करना चाहेगा? बिल्कुल सही बात। दूसरा काम, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? Br माइनस, तो ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो रिएक्शन आपके सामने इस तरीके से आगे बढ़ेगी। यहां पर आपको कौन जुड़ा हुआ मिला? Br, और यहां पर आपको कौन जुड़ा हुआ मिला? H। पक्का? जी हाँ। इस रिएक्शन के बारे में मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगा। पहला अगर अपन बात करना चाहें, ये आपका आयोनिक मैकेनिज्म से आई है। किससे आई है? आयोनिक मैकेनिज्म। सर थोड़ा सा रुकिए और बताइए ये आयोनिक मैकेनिज्म क्या होता है जिसका इंटरमीडिएट आयन बनता है? जैसे मैंने आपको बताया था वुड्स के दो मैकेनिज्म है, वन इज रेडिकल, वन इज आयोनिक। तो ये आयोनिक मैकेनिज्म इसलिए कहलाता है बिकॉज इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। और सुन दोस्त, जब मैं स्टार्टिंग में आपको बॉन्ड फ्यूजन पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था? बॉन्ड फ्यूजन। तो मैंने आपको बताया था जिन रिएक्शंस में बॉन्ड हिट्रोलाइटिकली टूटते हैं, आप चेक कर सकते हो जाके, those reactions are known as polar और ionic reactions, and in this case आप देख सकते हैं ये बॉन्ड हिट्रोलाइटिकली टूटा है और ये बॉन्ड भी हिट्रोलाइटिकली टूटा है, तभी तो प्लस बना है इसके ऊपर। तो reactions in which bond fusion takes place heterolytically, those reactions are known as ionic। तो ये आपकी आयोनिक मैकेनिज्म से आया है, इंटरमीडिएट कोई ना कोई आयन है। दूसरा, इस प्रोडक्ट को देखकर आप कह सकते हो कि मार्कोनिक एडिशन हुआ। यहां पर क्या हुआ है? मार्कोनिकोव अगर अपन बात करना चाहें, एडिशन यहां पर हुआ है। H और Br किसके हिसाब से जुड़े हैं? मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से जुड़े हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए नीचे वाली रिएक्शन का हम सीधा प्रोडक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। क्लियर? यहां पर आपके सामने जुड़ा हुआ मिलेगा H और यहां पर आपके सामने जुड़ा हुआ मिलेगा Br। आप देख सकते हो नीचे जो H और Br जुड़े हैं वो ऊपर वाले से बिल्कुल ऑपोजिट जुड़े हैं। तो अगर ऊपर वाला मार्कोनिक एडिशन है तो ये तो मार्कोनिक एडिशन नहीं हो सकता है। क्लियर? दूसरा, ये जिस पाथ को फॉलो करता है वो आपका रहेगा रेडिकल मैकेनिज्म। कौन से मैकेनिज्म से जाएगा? रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो HBr यहां पर किसके हिसाब से जुड़ा है? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हुआ है। अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन देखने को मिला है। किसका? HBr का। लेकिन सच बात बताऊं सर, नीचे वाले में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसका मैकेनिज्म अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, पर पहले सभी लोग अपनी आंखें खोलें और देखें कि HBr नॉर्मल दिया, नथिंग इज मेंशन्ड। तो आपको आयोनिक मैकेनिज्म से चलना है जैसे हम चलते आए हैं। लेकिन HBr के साथ प्रोक्साइड दिया है। क्लियर? क्या दिया है? प्रोक्साइड। तो उसके ऐड होने का तरीका बदल जाएगा। वो उस तरीके से ऐड नहीं होगा जब वो अकेला था। प्रोक्साइड उसके रिएक्शन करने का अंदाज बदल देगा, लेकिन उसका बदला हुआ अंदाज हमें अभी चमका नहीं है और वही हम मैकेनिज्म में समझने वाले हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? यहां से जबरदस्त क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, और ऐसा बनेगा कि आपका हाथ भी नहीं रखा जाएगा, हालांकि एनसीईआरटी के दायरे में रहकर, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही चीज है आसान, केवल उसको अंडरलाइन कर। यहां पर अगर अपन बात करें तो ये साफ साफ आपने लिख दिया है सर हमसे बिना पूछे कि रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा होगा? रेडिकल। शायद आप भूल गए हो, हम आपको याद दिला दें कि आपने जब रेडिकल पढ़ाए थे, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, मेरी कोई भी बात अगर कहीं कंट्रोवर्सी में आए आप बिंदास पूछना। टॉपिक के हिसाब से कॉन्सेप्ट नहीं बनते हैं, रिएक्शन के हिसाब से नहीं बनेंगे। डे वन डे एंड तक एक ही बात बोलता रहूंगा, अब जाके वापस रिकॉर्डिंग सुन लेना चाहिए, और इसी से सब्जेक्ट में क्लियरिटी आती है। सुनिए मेरी बात को, मैंने बोला था दुनिया की कोई भी रेडिकल रिएक्शन हो 3 स्टेज में चलती है। चेन इनिशिएशन, वेयर रेडिकल विल बी जनरेटेड। नेक्स्ट, चेन प्रोपेगेशन, when radical will be reacting, and that stage will be the productive stage, जहां पर आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा। चेन टर्मिनेशन, जहां पर कोई भी दो रेडिकल आपस में मिलेंगे और खत्म हो जाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी, वो बताई थी कि कोई भी रेडिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय चेन प्रोपेगेशन स्टेप। कोई भी रेडिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो किससे डिसाइड होगा? चेन प्रोपेगेशन। जैसे चेन प्रोपेगेशन में हमने देखा था, जब हम एल्केन्स की रिएक्शन, सुनना दोस्त, एल्केन्स की
रिएक्शन किसके साथ करवाते थे? I2 के साथ। तो वो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस था, बिकॉज द रिएक्शन वॉज एंडोथर्मिक, और वहां पर केवल डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने वाला डेल्टा एच ही था। डेल्टा एच की वजह से वो रिएक्शन हो सकती थी, और उसका डेल्टा एच ही पॉजिटिव आ गया था। तो रिएक्शन कैसी हो गई थी? नॉन स्पॉन्टेनियस। मींस ए फ्री रेडिकल रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस और नॉट is decided by the chain propagation step. There is no role of chain initiation. There is no role of chain termination. Clear? आप बहुत सारे लोग आपको HI के केस में नहीं देगा, चेन इनिशिएशन में डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो लाइनें लिखी है उनको ठीक से समझ में नहीं आई अभी तक। हो सकता भी बदल लिया हो, अलग बात है, लेकिन पहले तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आइए अब हम बात करेंगे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के। सभी के पेन डाउन होने चाहिए। प्रोऑक्साइड लिया ही इसलिए गया है ताकि रेडिकल जनरेशन हो सके। अगर हमारे पास प्रोऑक्साइड दिया हुआ है, दैट इज कौन सा है? बेंजोइल परऑक्साइड। ध्यान से सुनते रहना भाई लोगों मेरी बातों को। ये हमारे सामने है बेंजोइल परऑक्साइड। क्लियर? इस तरीके से अगर अपन बात करना चाहें, ये है बेंजोइल परऑक्साइड। कोई चोरी छुपे नहीं छापेगा। बेंजोइल परऑक्साइड, जी हां, समझने पर ध्यान दीजिए, लिखने का मौका फिर भी रहेगा। अगर मैं इस पर क्या अप्लाई कर देता हूं? हल्की सी हीट, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एच। क्लियर? तो आप जानते हैं बॉन्ड यहां पर टूट जाएगा। इसका मतलब सर टेक्निकली यहां पर ये आपको मेंशन करना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, या तो मुझे हीट या फिर मुझे एच न्यू मेंशन करना चाहिए। अच्छा एग्जामिनर कभी भी इस टाइप की मिस्टेक्स नहीं करता, पूरा मेंशन करके देता है। पर कई बार प्रोडक्ट ऐसे बना देते हैं, हमें पता चलता है कि ऑप्शन के हिसाब से रेडिकल पर ही जाना पड़ेगा। ये हमारे सामने आप जानते हैं देयर इज पर ऑक्सी लिंकेज, देयर इज पर ऑक्सी लिंकेज। तो यहां पर लोन पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड कैसा है? वी। दूसरी बात, बॉन्ड जो है वो सेम एटम्स के बीच में बना है, तो यहां पर ईएन डिफरेंस भी नहीं। और इस टाइम पर इस बॉन्ड के कैसे टूटने के चांसेस ज्यादा हैं? होमोलेटिकली। तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिलेगा, और रिएक्शन आपके आगे बढ़ जाएगी। आप देखो एक जैसे दो आपके बेंजोइल पेरोक्साइड की मतलब रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। बेंजोइल रेडिकल बन जाएंगे कितने? दो। देखो इधर से और इधर से बनने वाला रेडिकल सेम, तो चाहो तो बैलेंसिंग के लिए 2 लिख सकते हो, हालांकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्त आप जानते हो मैंने कई बार बताया है, रेडिकल की कुछ खास बातें मैंने आपको बताई थी। पहला कि जब रेडिकल के सामने रेडिकल आए, दो काम कर सकता है। क्या? या तो कपलिंग रिएक्शन दैट इज डाइमराइजेशन, या डिस्प्रपोर्शनेशन। दूसरा, जब भी रेडिकल सीएच बॉन्ड को तोड़ेगा, जब भी रेडिकल तो एच रेडिकल कभी जनरेट नहीं करेगा। तीसरा मैंने बताया था कि जब भी रेडिकल डबल बॉन्ड पर जुड़ेगा, एक स्टेबल रेडिकल की फॉर्मेशन करेगा। और एक और बताया था, एक स्पेशल रेडिकल जब भी बने तो वो पहले डिकम्पोज होता है, वो कभी डायरेक्ट रिएक्ट। ये वाला RCOO रेडिकल कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में भी आया था, कुछ याद है क्या? तो ये रेडिकल आपका फर्दर रिएक्शन करने के लिए नहीं जाएगा, उससे पहले ये रेडिकल क्या हो जाएगा? डिकम्पोज। आप जानते हैं ऑक्सीजन पर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बोलेगा जल्दी से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करो, क्योंकि मुझे CO2 बनकर निकलना है। तो बाजू वाले बॉन्ड को ये होमोलेटिकली तोड़वा देगा। अगर बाजू वाला बॉन्ड ये होमोलेटिकली टूट गया तो बताइए क्या बन जाएगा? CO2। साथ में एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर चला जाएगा। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बताइए? यहां पर आपके सामने फॉर्मेशन हो जाएगी फिनाइल रेडिकल की। किसकी फॉर्मेशन हो गई है? फिनाइल रेडिकल की। दोस्त मेरी बातों पर आप ध्यान देना। अगर आप ये मान लेते हैं कि आपका रेडिकल केटाइन जैसा है, तो ये मूर्खतापूर्ण बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इतनी बार फिनाइल रेडिकल को इंटरमीडिएट बनते हुए देखा है, लेकिन दोस्त पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी आपका फिनाइल केटाइन एक ही जगह बनेगा जब आपका लिविंग ग्रुप N2+ होगा, उसके अलावा बनता ही नहीं है। तो इनमें बहुत डिफरेंस है। इसकी अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी किसकी होती है? केटाइन की। ये आपका कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है, मतलब एक्सेप्शनली एक रिएक्शन में बनता है, उसके अलावा बनता ही, और ये आपको बहुत जगह बनता हुआ दिखाता है। आपको याद दिलाऊं, जब आपने पढ़ी थी सबसे पहले हमने पढ़ी वुड्स, फिर पढ़ी फिटिग, और फिटिग में यही रेडिकल इंटरमीडिएट था।
वुड स्फटिक में फिर ये बना आपके सामने, तो ये इतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं है, फिनाइल रेडिकल बन जाता है बिकॉज ये कोई चार्ज स्पीसीज नहीं है। अभी आपके सामने बन गया है। अब ये जो रेडिकल है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, HBr के साथ। अभी अगर अपन बात करना चाहें तो पहला ही स्टेज चल रहा है जिसे हम कह सकते हैं चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन का मतलब जनरेशन ऑफ रेडिकल। तो ये आपका फिनाइल रेडिकल किसके साथ रिएक्शन करेगा, HBr के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा, HBr के साथ रिएक्शन करेगा। और जब ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के दो तरीके होते हैं। आप बताइए, इतिहास गवाह है, जब भी रेडिकल ने बॉन्ड तोड़ा है, जब भी रेडिकल ने बॉन्ड तोड़ा है, होमोलेटिकली टूटा। अब दो प्रोबेबिलिटी है कि होमोलेटिक बॉन्ड तोड़े तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले। अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया तो आप लोगों के सामने यहां पर बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में कौन जनरेट हो जाएगा, Br रेडिकल। दूसरा ऑप्शन यह भी है कि आप Br के साथ बॉन्ड बना दें। सुनते जाइए मेरी बात को, किसके साथ बॉन्ड बना दें, Br के साथ बॉन्ड बना दें तो कौन जनरेट हो जाएगा, H रेडिकल। टेक्निकली आपका Br रेडिकल इज मोर स्टेबल देन H रेडिकल। इसी प्रकार से आपने पहले भी CH बॉन्ड को तोड़कर कभी H रेडिकल नहीं बनाया, क्योंकि अगर CH बॉन्ड को तोड़कर R रेडिकल बनाओगे तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, H रेडिकल से। इसलिए हम H रेडिकल की बजाय दूसरे रेडिकल बनाते हैं। मतलब हम इस वाले पाथ से नहीं जाएंगे। दोस्त, कुछ लोग आपको यहीं पर कहते हुए नजर आएंगे कि HCl प्रोक्साइड इफेक्ट नहीं देता क्योंकि ये स्टेप नहीं हो पाता है, ये रेडिकल HCl का बॉन्ड नहीं तोड़ पाता है। पूर्णतः मूर्खता बात है ही नहीं ऐसा कुछ। एनसीईआरटी ने जरूर लिखा है कि आपका रेडिकल कांट ब्रेक द HCl बॉन्ड विद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, पर एनसीईआरटी वाला डेढ़ शाना है, ये नहीं बताया कौन से स्टेप में, कौन से स्टेप में। तो जिसको ये आइडिया नहीं है ना कि रेडिकल रिएक्शन का पूरा लेना देना चेन प्रोपेगेशन से होता है, वो अपने मन गढ़ंत एक्सप्लेनेशन देगा और जिस दिन एग्जामिनर ने पूछ लिया धरा जाएगा। क्लियर, यहां तक रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है, जो भी आप रेडिकल जनरेट करोगे जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहां रिएक्शन होगी नहीं होगी ये चेन इनिशिएशन डिसाइड करता ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, दैट इज चेन प्रोपेगेशन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन की मतलब क्या है, यहां पर ये कौन सा होता है आपका बताइए, प्रोडक्टिव स्टेप। क्या होता है, प्रोडक्टिव स्टेप, मतलब रिएक्शन का ओवरऑल प्रोडक्ट आपको यहीं पर बनता हुआ नजर आएगा। आइए किस प्रकार की अगर अपन बात करना चाहें तो ये आपके सामने आप कौन जनरेट करके लाए हो, HBr से एक बार बताना मुझे, HBr से कौन सा रेडिकल जनरेट करके लाए हो, वापस देखो, HBr से क्या जनरेट कर लिया आपने, Br रेडिकल। नाउ Br रेडिकल इज गोइंग टू रिएक्ट। क्लियर, आप फिर से वापिस आओ दोस्तों, ढंग से मेरी बातों पर ध्यान देंगे, आंखें खोलेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन बहुत कम पूछी जाती हैं पर क्वेश्चंस कई बार आते हैं। क्लियर, अगर आप देखो HBr यहां पर भी क्या कर रहा है, एडिशन, और HBr यहां पर भी क्या कर रहा है, एडिशन। सुनो मेरी बात को ध्यान से, HBr एडिशन ही करेगा या तो आयोनिक मैकेनिज्म से या रेडिकल मैकेनिज्म से, मतलब इट इज गोइंग टू ऐड ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाया आयोनिक मैकेनिज्म और वाया रेडिकल मैकेनिज्म। क्या ये क्लियर है, एडिशन ही करवाना है HBr का। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब आपका HBr है, आप जानते हैं HBr बॉन्ड को तोड़ेगा, कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। अब आप जानते हैं रेडिकल ने जब भी बॉन्ड तोड़े हैं इतिहास गवाह है होमोलेटिक, तो यहां से बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दो और मैं एक इलेक्ट्रॉन लाऊंगा, क्या बना देंगे, बॉन्ड। तो इस बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं किसको दे दूंगा, इस कार्बन को। तो देखिए Br रेडिकल के जुड़ने के दोस्त कितने तरीके हैं, दो। Br रेडिकल के जुड़ने का पहला तरीका ध्यान से सुनेंगे, यहां पर अगर Br रेडिकल जुड़ जाए, कहां पर, यहां पर, तो यहां पर क्या बनेगा, रेडिकल। ध्यान दीजिए इससे पहले केटाइन जुड़ रहा था तो इंटरमीडिएट कौन बन रहा था, केटाइन। इस बार कौन जुड़ रहा है, रेडिकल, तो इंटरमीडिएट कौन बनेगा, रेडिकल। इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के Br से बॉन्ड बना लिया तो इस पर रेडिकल जनरेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी है आप लोगों के सामने दोस्तों, दूसरा ऑप्शन यह है कि आपका जो Br रेडिकल है वो यहां पर जुड़ जाए और यहां पर क्या बन जाएगा, फिर रेडिकल। बताओ ये कौन सा रेडिकल है, सेकेंडरी, और ये कौन सा है, प्राइमरी। तो ये रेडिकल आपका कैसा है, मोर स्टेबल, हाँ या ना दोस्त।
तो ये रेडिकल हमारे सामने है मोर स्टेबल, और ये रेडिकल हमारे सामने क्या है, लेस स्टेबल। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इससे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ रहे होते थे, जो कि होता था कोई केटायन, हम ऐसे जोड़ते थे एक स्टेबल कार्बोकेटायन बने। आइए, अभी रिसेंटली भी हमने एक रिएक्शन किया है, आप बताओ आपने H+ को यहीं क्यों जोड़ा? क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन बना है ये क्या बना है, मोर स्टेबल। जो दूसरा बनता उसके कंपैरिजन में ये क्या है, मोर स्टेबल। सही बोला मैंने? तो अब बताओ आपने ये Br रेडिकल इधर जोड़ना है या इधर जोड़ना है? इधर जोड़ोगे तो मोर स्टेबल, इधर जोड़ोगे तो हम यहां से तो नहीं जाएंगे। ये आपके चेन प्रोपेगेशन का स्टेप नंबर कौन सा है, 1। पक्का? और आप जानते हैं जब रेडिकल रिएक्शन करता है तो एक नया रेडिकल जनरेट कर देता है। आप देखिए Br रेडिकल आपके एल्कीन पर ऐड हुआ और एक नया रेडिकल जनरेट कर दिया। एक पागल कुत्ता दूसरे को भी काटता है, दूसरा भी पागल हो जाता है। दिस इज द चेन प्रोपेगेशन स्टेप। एरो के दोनों साइड रेडिकल, बट बोथ द रेडिकल्स विल बी डिफरेंट। चेन प्रोपेगेशन। अब आप जानते हैं ये बना हुआ रेडिकल, ध्यान से सुनते हुए जाएंगे, ये बना हुआ रेडिकल वापस से किसके साथ रिएक्शन करेगा, HBr के साथ, क्योंकि दो ही तो रिएक्टेंट आपके। भाई सर बेंजाइल प्रोक्साइड वो Br रेडिकल जनरेट करने के लिए आया था, करके चला गया, उसका काम खत्म। अब दोनों भिड़ते रहेंगे आपस में, एल्कीन और HBr। ठीक है, तो आपका जो रेडिकल जनरेट हुआ है ये फर्दर किसके साथ रिएक्शन करेगा बताओ? ये फर्दर रिएक्शन करेगा HBr के साथ और इस बॉन्ड को होमोलेटिकली तोड़ेगा। आप बताओ H रेडिकल जुड़ना चाहिए या Br रेडिकल जुड़ना चाहिए? अगर Br रेडिकल जोड़ोगे तो H रेडिकल जनरेट होगा, जो कि हम होने नहीं देंगे। तो पता ही है कौन जुड़ेगा, H रेडिकल, सो दैट कौन जनरेट हो सके, Br रेडिकल। तो एक इलेक्ट्रॉन बोलेगा यहां से ला, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ला, आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड, और रिएक्शन जो है दोस्त आपकी आगे बढ़ जाएगी। रिएक्शन आगे बढ़ गई तो बताइए यहां पर कौन जुड़ा हुआ था, Br, और अभी ताजा ताजा यहां पर कौन जुड़ा है, H, और कौन जनरेट हो जाएगा, Br रेडिकल। देखो एक रेडिकल कंज्यूम किया, एक नया रेडिकल जनरेट कर दिया। अब ये रेडिकल फिर से डबल बॉन्ड पर जुड़ेगा, एल्काइल रेडिकल बनाएगा। ये एल्काइल रेडिकल फिर HBr के साथ रिएक्शन करेगा, Br रेडिकल बनाएगा, एंड दीज स्टेप्स विल कीप रिपीटिंग, हेंस दिस रिएक्शन इज अ चेन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, चेन, जो कि चेन प्रोपेगेशन का स्टेप नंबर कौन सा है दोस्त, सेकेंड। क्लियर? अगर मैं स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को ऐड कर दूं, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 को क्या कर दूं, ऐड, तो इधर बताओ ये किस साइड है, रिएक्टेंट साइड, ये किस साइड है, प्रोडक्ट साइड, कैंसिल हो गया। और बताइए ये इधर किस साइड है, प्रोडक्ट साइड, और ये इधर किस साइड है, रिएक्टेंट साइड। तो बताओ ऊपर से रिएक्टेंट साइड से केवल और केवल कौन मिलेगा, एल्कीन, नीचे से बताओ रिएक्टेंट साइड से HBr, और एंड प्रोडक्ट आपके सामने कौन मिलेगा दोस्त, जल्दी से बताओ। इधर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, Br, और इधर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, H। क्या ये पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो यही तो बन रहा है आपका ओवरऑल प्रोडक्ट, और आप चेन इनिशिएशन में बोल देते हो कि रिएक्शन नहीं होगी, तो ये तो बेवकूफी वाली बात है भाई। क्लियर? अब और मजा आएगा दोस्त, कारण क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी में कहीं गलती और नहीं आइडेंटिफाई की गई, सुलटाए जाओगे, या फिर आपने एनसीईआरटी की लाइनों को गलत इंटरप्रेट कर लिया अपने तरीके से, तो भी सुलटाए जाओगे। क्योंकि जिस तरीके का आंसर दिया है कि गलत है तो गलत है, चाहे फिर वो एनसीईआरटी में ही हो। अभी रिसेंटली मॉडर्न फिजिक्स में किया कि नहीं किया, कि अगर आप इतने दिनों से पढ़ा रहे हो, आपको नहीं पता एनसीईआरटी में गलत, नया एडिशन आया है तो गलती हटाई गई है, मतलब पुराने में गलती थी। तो अब आप लकीर के फकीर नहीं हो सकते कि एनसीईआरटी की लाइन रटवा दोगे, गलत हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये देखिए ये आपके सामने एडिशन प्रोडक्ट है, नो डाउट ये दोनों क्या हो गए हैं, ऐड, ये प्रोडक्ट बन गया है। आप इससे आगे टर्मिनेशन है जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई दो रेडिकल भिड़ेंगे और सलट जाएंगे। यही तक रिएक्शन हमारे सामने है। नाउ दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। आइए चेक करते हैं इस रिएक्शन के बारे में। अगर मैं बात करना चाहूं तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। एक बात सुन लो आंखें खोल के ध्यान से, किसी भी एडिशन रिएक्शन को एंट्रोपी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि एडिशन में एंट्रोपी कम होता है। और कोई रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, एंट्रोपी की तरफ से जब एंट्रोपी बढ़े, और एंथैल्पी की तरफ से जब एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज हो। यानी कि डेल्टा H तो नेगेटिव हो और डेल्टा S पॉजिटिव हो, तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। तो यहां पर ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ए। तो बताइए एंट्रोपी ओवरऑल क्या हो रही है, कम,
तो डेल्टा एस की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव और नेगेटिव मतलब ये टर्म चाहती है कि रिएक्शन ना हो, तो फिर रिएक्शन को करवाएगा कौन? डेल्टा एच। मैंने बोला था एडिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक। एंथैल्पी सपोर्ट करता है इस रिएक्शन को। और अगर ये ओवरऑल रिएक्शन करवाना चाहते हो तो फिर आपका डेल्टा एच चेन प्रोपेगेशन के, अब आ रहा है सबसे जबरदस्त पॉइंट, डेल्टा एच चेन प्रोपेगेशन के दोनों स्टेप्स का नेगेटिव होना चाहिए। अगर चेन प्रोपेगेशन का कोई भी स्टेप बीच में रुक गया तो रिएक्शन उससे आगे प्रोसीड नहीं करेगी, क्योंकि रिएक्शन होगी या नहीं होगी चेन प्रोपेगेशन डिसाइड करता है। आइए और डिटेल में बढ़ते हैं ताकि आप एनसीईआरटी के लिखे हुए डेटा को ठीक से समझ पाए। इस स्टेप की बात करता हूं। डेल्टा जी इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। क्लियर? ए के साथ लिख दो माइनस टी डेल्टा एस। पक्का? ये आपकी कौन सा है बताओ? एंथैल्पी टर्म। और ये कौन सी है? एंट्रोपी। आइए वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्त। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़िया तरीके से हम यहां पर बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके रिगार्डिंग? एचएफ, फिर हम रिगार्डिंग एचसीएल, फिर हम रिगार्डिंग एचबीआर, और आखिरी में हम बातें करेंगे किसके रिगार्डिंग? एचआई। क्लियर? लीजिए, जितनी भी बातें हुई है मार्केट में सब यहीं से कॉपी पेस्ट है, वरना इतना डिटेल में कोई जाता ही नहीं था। ध्यान से सुनिए। चेन प्रोपेगेशन के पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। चेन प्रोपेगेशन के पहले स्टेप में हो रहा है एडिशन। अरे देखो आंखें खोल के, दो मिलकर एक, एंट्रोपी को सपोर्ट। तो ये ओवरऑल वैल्यू माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव मिलकर, और इस पूरी टर्म का पॉजिटिव होना डेल्टा जी के लिए अच्छा नहीं है, तो ये पूरी टर्म तो कैसी हो गई? पॉजिटिव। अब ये डेल्टा एच ही देखेगा रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर हम बात करना चाहें एचएफ के केस में, किसके केस में? एचएफ के केस में, तो यहां पर आपका रेडिकल कौन होगा बताओ? एफ रेडिकल। क्लियर? और एचबीआर के, एचसीएल के केस में सीएल रेडिकल, और एचबीआर के केस में बीआर रेडिकल, और एचआई के केस में आई रेडिकल। आगे बात समझ में? तो अगर आप यहां पर एफ रेडिकल रखते हो, सीएल रेडिकल रखते हो, बीआर रेडिकल रखते हो, तो टूटने वाला बॉन्ड कैसा होता है? वीक। और बनने वाला बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। पर इन केस ऑफ आयोडीन, जब आप यहां पर आई रेडिकल रखोगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन आयोडीन। मतलब डेल्टा एच इन केस ऑफ आई रेडिकल क्या होगा? पॉजिटिव। तो इन सभी के केस में ये कैसा होता है? नेगेटिव। ये कैसा होता है? नेगेटिव। ये कैसा होता है? नेगेटिव। तो इनकी वजह से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। ये डेल्टा एच की वैल्यू इस ओवरऑल वैल्यू पर डोमिनेट कर जाती है, जिसकी वजह से आपका डेल्टा जी ओवरऑल इनके केस में क्या आएगा? नेगेटिव। बट इन केस ऑफ आई रेडिकल यहां पर ये वैल्यू कैसी आ जाती है? पॉजिटिव। और आपके एक एचएक्स ने आपका रेडिकल मैकेनिज्म का साथ छोड़ दिया है। ये वाला जो स्टेप है एचआई के केस में कैसा हो गया है? एंडोथर्मिक। कैसा हो गया है? सर एक मिनट, आप एंडोथर्मिक पर क्यों इतना ध्यान दे रहे हो? क्योंकि बेटा रिएक्शन होगी या नहीं होगी, अब बचा ही कौन है? डेल्टा एच। डेल्टा एच तो पहले सरेंडर कर चुका है कि मैं एडिशन को सपोर्ट नहीं करूंगा। सो एचआई डजंट शो पेरोक्साइड इफेक्ट because the first step of chain propagation is endothermic. एनसीईआरटी अलग तरीके से समझाता है कि साहब अगर आप क्या ले लोगे? आई रेडिकल, तो आप इस पर अगर आई रेडिकल जोड़ोगे तो ये प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। इसका मतलब आपका आई रेडिकल जो जनरेट हुए ना, वो एल्किन के साथ तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, दोनों आपस में रिएक्ट करके I2 की फॉर्मेशन कर देंगे। आई रेडिकल से मिलेगा और I2 की फॉर्मेशन कर देगा। एनसीईआरटी साफ लिखता है आई रेडिकल इज अनेबल टू ब्रेक द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब एनर्जी भी दी उसने। अब समझो एनर्जी की वैल्यू किस लिए देता है? बॉन्ड एनर्जी की, सो दैट आप कैलकुलेट कर सके डेल्टा एच। लेकिन सर ऐसे तो नहीं समझाता। यही तो एनसीईआरटी की खास बात है कि मैं टॉपिक लिखूंगा, बातें लिखूंगा, समझाना तेरी बस की बात होनी चाहिए। नहीं मैं जब समझाऊंगा तो अगले साल तू ढंग से समझाता हुआ नजर आएगा, और उसके समझाने के बाद कोई मतलब, फिर वो कई साल तक बात नहीं करता है। तो यहां पर आपका कौन फैल गया है? एचआई।
क्लियर हो गया? HI रेडिकल मैकेनिज्म से नहीं रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट चेन प्रोपेगेशन स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें डेल्टा जी, ये हमारे सामने रहेगा डेल्टा एच, यहां पर हम पूरे एक साथ लिख देते हैं टी डेल्टा एस। क्लियर? ये बताइए कौन सी है एंथैल्पी टर्म, ये कौन सी है एंट्रोपी। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो 1/1 हमारे सामने आएगा HF, यहां पर हमारे सामने आएगा HCl, यहां पर हमारे सामने आएगा HBr और यहां पर हमारे सामने आएगा HI। क्लियर? चलिए इनके रिगार्डिंग भी हम बातें कर लेते हैं दोस्त, ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। अब आते हैं इसके ऊपर। देखिए एनसीईआरटी यहां बोलता है कि आपका HI खत्म हो गया है, उस पर बात मत करो। अगर आप यहां पर क्या लोगे HF या फिर क्या लोगे HCl, तो एक बात बताओ, अगर मैं दोस्त आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछूं, क्या पूछूं, तो आप ही बताइए मुझे HF, HCl और HBr कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा? HF, फिर HCl और फिर HBr। तो एनसीईआरटी लिखती है कि इन केस ऑफ HBr जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, कौन सा, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, और कौन सा बॉन्ड बनाओगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन, द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। मतलब दिस रेडिकल इज अनेबल टू ब्रेक द हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड, but this radical is unable to break the HF and HCl bond. एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? Because HF and HCl bonds are stronger as compared to HBr। स्ट्रॉन्गर का मतलब समझ रहे हो कि भाई साहब इनमें बॉन्ड एनर्जी तोड़ने में ज्यादा लगेगी और बॉन्ड फॉर्मेशन में कम रिलीज होगी। यानी कि इन केस ऑफ HCl, इन केस ऑफ HF आपका चेन प्रोपेगेशन का दूसरा स्टेप एंडोथर्मिक हो जाएगा। यहां पर HCl और HF का बॉन्ड ये अल्काइल रेडिकल नहीं तोड़ पा रहा, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये है कि एंडोथर्मिक हो गया है। क्या हो गया? एंडोथर्मिक। आइए अगर एंट्रोपी देखें तो बताओ रिएक्टेंट साइड कितने मोल हैं, प्रोडक्ट साइड, अरे आंखें खोलो यार, 2 हैं। क्लियर? तो चेंज इन एंट्रोपी ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं? 0। तो ये स्टेप कह रहा है भाई मेरे पर तो आप डिपेंडेंट हो ही मत, अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हो? 0। तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ गिरी? फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गिरी डेल्टा एच पर। अगर हम बात करना चाहें किसके केस में, इन केस ऑफ HF चेन प्रोपेगेशन का दूसरा स्टेप एंडोथर्मिक, इन केस ऑफ HCl चेन प्रोपेगेशन का दूसरा स्टेप एंडोथर्मिक, बट इन केस ऑफ HBr इट इज एक्सोथर्मिक। अब सोचो अगर HBr का ही बॉन्ड टूट गया तो HI का तो और भी, अरे बोलो HI का तो और भी, सही बात है कि नहीं है? तो ये HI का तो और भी आसानी से टूटेगा, मतलब HI बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम और CH बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, यही तो बात कह रहा है। तो कहता है इसका भी कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। पर कहता है इसमें यहां तक पहुंचोगे तब ना, ये तो पहले सरेंडर कर चुका है। इसका मतलब आपके HF ने मना कर दिया है कि मैं रेडिकल मैकेनिज्म से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा चेन प्रोपेगेशन का दूसरा स्टेप एंडोथर्मिक है। HCl कहता है मैं भी रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भी दूसरा स्टेप एंडोथर्मिक है। सर मैं एक बात नहीं समझ रहा, आप एंडोथर्मिक पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई डेल्टा जी को यही नेगेटिव पॉजिटिव कर रहा है, वो तो सरेंडर कर चुका है। ऊपर वाले में भी कौन कंट्रोल कर रहा था? डेल्टा एच। रिएक्शन होगी या नहीं होगी, पूरा डेल्टा एच के कंट्रोल में चल रहा है, एडिशन रिएक्शन है। क्लियर? HBr कहता है अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपना ये वाला स्टेप कैसा है? स्पॉन्टेनियस। HI कहता है अपना भी ये स्टेप कैसा है? स्पॉन्टेनियस। लेकिन भाई साहब ये तो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मेंस के लिए तो एलिजिबल ही, तो कहता है तेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, तू पहले ही सरेंडर कर चुका है। ये है जबरदस्त पॉइंट। अब आपको बताऊं, बहुत सारे लोग यहां कहते हुए नजर आएंगे कि ये रेडिकल HCl का बॉन्ड नहीं तोड़ पाता है, कद्दू, यहां कोई बात ही नहीं होती, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी डिसाइड ही नहीं करता है, क्योंकि बस लिखा है ना एनसीईआरटी ने, रेडिकल इज अनेबल टू ब्रेक द HCl बॉन्ड। पता नहीं कौन सा, तो अपने मन से मान लिया। तो ये चेन प्रोपेगेशन विल डिसाइड। इसका मतलब आप बताइए कौन सा HX सक्सेसफुली रेडिकल थ्रू जा पाएगा? जिसके चेन प्रोपेगेशन के दोनों स्टेप स्पॉन्टेनियस हो जाए। और एक ऐसा ही है, कौन? HBr, जिसके चेन प्रोपेगेशन के दोनों स्टेप कैसे हैं बताइए? कैसे हैं चेन प्रोपेगेशन के दोनों स्टेप? स्पॉन्टेनियस। और उसके स्पॉन्टेनियस होने में पूरा रोल किसका है?
डेल्टा एच का, तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि HBr ही मात्र एक ऐसा है जिसके दोनों चेन प्रोपेगेशन स्टेप कैसे हैं, एक्सोथर्मिक। अगर मैं ये कह रहा हूं तो इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं कि दोनों स्टेप इसी के स्पॉन्टेनियस हो पाएंगे, दोनों स्टेप्स का इसी का ही डेल्टा जी क्या हो पाएगा, नेगेटिव। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ये पूछेगा बेटा एक दिन असर्शन रीजन में, HCl डजंट गो अंडर फ्री रेडिकल रिएक्शन। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही। स्टेटमेंट सेकंड, because the second step of chain propagation in case of HCl is endothermic. Clear? चलिए जल्दी से सुलटा देंगे भाई लोग, अब बातें नहीं करेंगे। मेरे बताने का मकसद इतना सा होता है, क्योंकि आप में से एक एक करके सारे पूछते हैं कि सर लास्ट ईयर तो बताया गया था कि वहां रेडिकल नहीं बनेगा, तो एक एक को बताना मेरी बस की बात नहीं है। अपन जो बोल रहे हैं लाइव बोल रहे हैं, 101% ऑथेंटिक बोल रहे हैं। इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आप किसी भी लेवल पर पढ़ोगे ना, इससे अलग बातें मिलेंगी ही नहीं, एक्सक्लूसिव ही रहेगा बेटा। लिखेंगे जल्दी जल्दी भाई लोगों, मैं आपको बीच बीच में रिजल्ट बताता रहूंगा। यानी कि एंड रिजल्ट यह है कि केवल फ्री रेडिकल एडिशन HBr के केस में ही पॉसिबल है। HF, HCl और HI आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि चेन प्रोपेगेशन का कोई ना कोई एक स्टेप दिक्कत दे देता है। चेन प्रोपेगेशन के दोनों स्टेप स्पॉन्टेनियस उसी के मिलेंगे जिसके दोनों स्टेप्स का डेल्टा H नेगेटिव हो। अगर एक भी स्टेप का डेल्टा H नेगेटिव हो गया तो इनडायरेक्टली डेल्टा G आपका, सॉरी, एक भी स्टेप का डेल्टा H पॉजिटिव हो गया तो इनडायरेक्टली डेल्टा G पॉजिटिव, एंड द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन इस पर कई बार पूछे जा चुके हैं, असर्शन रीजन बचा हुआ है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के इस साइड राइट हैंड में कॉर्नर पर सारा डेटा लिखा है एनसीईआरटी ने। पेज नंबर मेरे को नहीं पता है, पेज नंबर तो तब चलेंगे ना जब हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल ना रहे हो, तो आप देखोगे सेम हेडिंग से एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। पेपर भी वैसा ही बनेगा भाई, मैं आपको पहले बता देता हूं। कोई भी आपके मॉड्यूल से क्वेश्चन, कोई ईएलपी से, कोई नोटबुक से, कोई जेईई मेन से, एकदम नया क्वेश्चन। हाँ होममेड होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉड्यूल और ईएलपी सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसका डेफिनेटली बेनिफिट आपको मिलेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं रोकनी आपको। आगे बढ़ सकता हूं? अब वापिस ध्यान दो, HBr इन द एब्सेंस ऑफ प्रोक्साइड, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड, करता एडिशन ही है। वापिस सुनो, करता होना डबल बॉन्ड पर एडिशन ही है, एक में आयोनिक मैकेनिज्म से और एक में, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए ए भाई प्लीज, नहीं इतना नहीं, हम हीट इसलिए दे रहे हैं सो दैट रेडिकल कैन बी जनरेटेड, दैट कैन बी जनरेटेड बाय H nu ऑल्सो। भाई ये हाँ, बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए, तो प्रोक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते।
फिर से रेडिकल की स्टेबिलिटी घूम फिर कर आ गई है। अगर आप केटाइन जोड़ रहे हैं डबल बॉन्ड पर तो ऐसे जोड़िए ताकि एक स्टेबल केटाइन बन सके, और अगर आप रेडिकल जोड़ रहे हैं तो ऐसे जोड़िए ताकि एक स्टेबल रेडिकल बन सके। पर केटाइन और रेडिकल में एक खास फर्क होता है। केटाइन रीअरेंजमेंट शो कर सकता है पर रेडिकल रीअरेंजमेंट शो नहीं करता है। डे 1 से मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। एक से बढ़ के एक बैठा हुआ है। हाँ मैं किंग, कहाँ है किंग वाला? वो बैठा उधर। सुलटा दिया भाई लोगों? कितने लोग हैं जिन्होंने ये वाला नहीं लिखा है? जल्दी करो, धीरे लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। सुलटा दिया है क्या? अब आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी कोई लेना देना नहीं है। इनिशिएशन स्टेप विल नेवर डिसाइड वेदर योर फ्री रेडिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। प्रोपेगेशन विल डिसाइड, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन वही प्रोपेगेशन के अंदर रही है। आगे बढ़ सकता हूं। जिसको इतना नहीं चमके उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी और आ रहे अपन, जैसा वो पूछेगा बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ आपकी नोटबुक में मिलेगा, इधर उधर नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही। जनाब चेन, चेन इनिशिएशन का पहला तो एंडो ही होगा ना बेटा, इसीलिए तो बॉन्ड एनर्जी चाहिए अपने को। टर्मिनेशन हमेशा जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, ये हम रेडिकल रिएक्शन में ही क्लियर कर चुके हैं। चेन टर्मिनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, that step needs zero activation energy, but that doesn't mean the reaction will occur at zero activation energy. भाई इंग्लिश में पढ़ाऊंगा अब मैं। भाई अपन डाइवर्ट ना हो तो बेटर है। नॉर्मली क्या होता है कि मास्टर डाइवर्ट करता है और तुम मुझे डाइवर्ट कर देते हो। मास्टर कहानियां सुनाने लग जाता है, बातें करने लग जाता है, या उल्टा है, बच्चे कहते हैं थोड़ी बात कर ले। ए भाई जल्दी लिखेंगे ना, समय नहीं है आपके पास। डोंट बी स्पेसिफिक। सुलटा दिया क्या भाई लोगों? कुल मिलाकर इस, इधर ध्यान देंगे, कुल मिलाकर इस रिएक्शन को करवाने में पूरी हेल्प कौन करेगा? डेल्टा एच। तो जहां जहां प्रोक्साइड इफेक्ट नहीं लग रहा, इसका मतलब उस केस में चेन प्रोपगेशन के दोनों स्टेप में से कोई ना कोई एक स्टेप उसका एंडोथर्मिक है। HF, HCl और HI प्रोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक स्टेप उनका कौन सा है? एंडोथर्मिक। देख लो, HI पहले वाले में ही फेल हो गया, चेन प्रोपगेशन का पहला स्टेप नहीं होगा। HF और HCl के केस में चेन प्रोपगेशन का दूसरा स्टेप नहीं होगा। एक ही है जिसके सक्सेसफुली दोनों चेन प्रोपगेशन स्टेप होते हैं, एंड दैट इज HBr। तो HBr ही केवल आपका ऐसा है जो प्रोक्साइड इफेक्ट शो करेगा।
इतना डिस्कशन के बाद एटलीस्ट इतना तो मालूम रहेगा कि HF, HCl, NHI में प्रोक्साइड इफेक्ट नहीं लगता है। ये अपन अलग से मैं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताऊंगा, क्योंकि इतना समझाने के बावजूद भी काफी लोग एनसीईआरटी की लाइनों को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। हम फिर से बातें करेंगे एनसीईआरटी के पीछे के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जब आप बढ़िया तरीके से रिवाइज कर चुके होंगे। ऐसा नहीं कि मैं ही बताए जा रहा हूं, उसमें कोई मतलब नहीं है। जब आप बढ़िया तरीके से मार्च में आप रिवाइज कर चुके होंगे तो अप्रैल के आसपास अपन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर के अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अपनी एनर्जी को वहां पर वेस्ट मत कीजिए जहां से कोई आउटपुट आने वाला नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उसके अलावा दिमाग में 4 मई तक कुछ नहीं आना चाहिए। अगर आप 5 मिनट के लिए भी कोई दूसरी चीज सोचते हैं उसका कोई बेनिफिट, फिर 4 मई को पेपर के बाद जूते जैसा चेहरा मिलेगा आपका। हर साल यही हालात होते हैं कि पहले जब इंपॉर्टेंट टाइम होता है तब तो इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर सर अब मेरा क्या होगा, फिर से ऐसे आग लगती है अंदर की, एक बार इस बार तो पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगा। मास्टर से बात करते हैं, मास्टर और थोड़ा सा मोटिवेट कर दे कि आओ इस बार मिलकर आग लगाते हैं। एक साल और, एक साल को तो आग लगा दी, एक साल को और आग लगाते हैं। हाँ, सब हो जाता है। Cl रेडिकल, F रेडिकल, I रेडिकल सब जनरेट होते हैं। नहीं, वो एडिशन नहीं होगा ना। अगर उसको यूज में लोगे तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। लिखिए भाई, सबसे पहला पॉइंट, भाई बातें नहीं करेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, HX will show peroxide effect only. HX will show peroxide effect only. HX will show peroxide effect only if both the chain propagation steps are exothermic. HX will show peroxide effect only if both the chain propagation steps are exothermic. वही HX peroxide effect दिखाएगा, यानी कि फ्री रेडिकल से एडिशन कर पाएगा दोस्त जिसके चेन प्रोपेगेशन के दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है। और आप जानते हैं एक ही इसमें फिट बैठता है और वो कौन है, HBr। सही बात है कि नहीं है? अगला पॉइंट लिखेंगे, HX will show peroxide effect only if both the chain propagation steps are exothermic. मैंने एक्सोथर्मिक पर इतना जोर क्यों दिया, क्योंकि डेल्टा G कैसा रहेगा ये पूरा डेल्टा H पर ही डिपेंड कर रहा है। डेल्टा H नेगेटिव होगा तभी डेल्टा G नेगेटिव हो सकता है। अगला पॉइंट, HBr is the only hydrogen halide. HBr is the only hydrogen halide. HBr is the only hydrogen halide that can adds under radical conditions. That can adds मतलब जुड़ सकता है, that can adds under radical conditions. That can adds under radical conditions to give anti-Markovnikov addition. To give anti-Markovnikov addition. To give anti-Markovnikov addition. HBr is the only hydrogen halide that can adds under radical conditions to give anti-Markovnik addition. ब्रैकेट में लिखोगे, because both the chain propagation steps are exothermic. Because both the chain propagation steps are exothermic.
बिकॉज बोथ द चेन प्रोपगेशन स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक। तो स्टेटमेंट में भी घेर सकता आपको, रिएक्शन के प्रोडक्ट तो खुद ही दे देगा चेक्स लिख के, और 4 स्टेटमेंट में आपको ढंग से धरेगा। अगला पॉइंट, HF, HCl एंड HI, HF, HCl एंड HI, HF, HCl एंड HI, HF, HCl एंड HI doesn't show, HF, HCl and HI doesn't show peroxide effect, HF, HCl and HI doesn't show peroxide effect। यानी कि इनके केस में अगर आपने peroxide ले भी लिया तो रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होगा, doesn't show peroxide effect, ब्रैकेट में लिखेंगे, because one of their chain propagation step is endothermic, because one of their chain propagation step is endothermic, because one of their chain propagation step is endothermic, because one of their chain propagation step is endothermic। आइए पूरा बताता हूं मैं एनसीईआरटी में, ताकि आपको ज्यादा दिमाग लगाना ना पड़े। अगर आप HI लोगे दोस्त, क्या लोगे? HI। तो HI के केस में कौन जनरेट होकर आएगा? I रेडिकल। तो I रेडिकल के केस में चेन प्रोपेगेशन का पहला स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है। जब आप यहां पर इसको क्या जोड़ोगे बताइए, I को जोड़ दोगे तो यहां पर क्या जनरेट करोगे? रेडिकल। जैसे आपने Br को जोड़कर क्या जनरेट किया है? रेडिकल। सिमिलरली I को जोड़कर क्या जनरेट करोगे? रेडिकल। तो इस केस में आपका डेल्टा H कैसा आ जाता है? पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव आने का मतलब समझ रहे हो, ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाएगा। तो एनसीईआरटी ने इसको अलग तरीके से समझा दिया है, क्या कि आपका I रेडिकल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लायक नहीं है, मतलब ऐड नहीं हो सकता तोड़ के, क्यों? एंडोथर्मिक है। अगर ये डेल्टा H पॉजिटिव, तो आप देखो डेल्टा T डेल्टा S तो ऑलरेडी क्या हो चुका था? पॉजिटिव। और डेल्टा H भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल डेल्टा G स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो बोला एनसीईआरटी ने कि फिर क्या होगा? I रेडिकल जो जनरेट हुआ है, कहता है वो आपस में भिड़ मरे और कोई ऑप्शन नहीं है। I रेडिकल से भिड़ मरेगा तो क्या बना देगा? I2। पहले लिख दो, ये कौन सा है? चेन प्रोपेगेशन का पहला स्टेप। I रेडिकल के केस में ये नहीं हो पाता है, तो अगर वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में भी जाता है तो भी हमें मालूम होना चाहिए, I रेडिकल इज अनेबल टू ब्रेक द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो फिर जो I रेडिकल बनकर आया वो क्या करेगा? आप बताओ, रेडिकल के सामने रेडिकल आएगा, डाइमराइजेशन। ये कौन सी बड़ी बात हमारे लिए? तो रेडिकल से भिड़ मरेगा और क्या बना देगा? I2। सुलटा दिया है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बताएंगे फेल होने के किसका केस? HF और HCl। कहता है HF और HCl में पहले स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कौन से स्टेप में दिक्कत है? अगर मान लीजिए यहां पर F जुड़ा हुआ है या फिर आपका कौन जुड़ा हुआ है? Cl। ओब्लिक लेके चले भाई, अगर आपने HF लिया होगा तो F रेडिकल होगा, HCl लिया होगा तो Cl रेडिकल होगा। कहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर चेन प्रोपेगेशन के दूसरे स्टेप में दिक्कत है। अगर आप HF लोगे या फिर क्या लोगे? HCl, तो कहता है ये वाला जो स्टेप इनका है ये कैसा हो जाता है? एंडोथर्मिक। तो यहां पर आपके सामने पहले से ही कौन जुड़ चुका था बताइए? अगर HF लिया तो फ्लोरीन, HCl लिया तो क्लोरीन, H रेडिकल जुड़ा और साथ में कौन जनरेट हुआ? या तो F रेडिकल या फिर Cl रेडिकल। कहता है इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो कैसा आ जाता है? पॉजिटिव। तो कहता है चेन प्रोपेगेशन का दूसरा स्टेप नहीं हो पाता, चेन प्रोपेगेशन का दूसरा स्टेप नहीं हो पाता। किसके केस में? HF और HCl के केस में, जिसको एनसीईआरटी ने बॉन्ड एनर्जी से समझाया है कि देखो ये ऐड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड आपका टूट रहे हैं वो कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग, और जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कैसे हैं? वीक। तो इसका मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक, और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गया तो बताओ डेल्टा एस तो पहले सरेंडर कर चुका था, डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब बॉन्ड एनर्जी से समझाया, डेटा से समझाया है कि देख डेटा ये है भाई, मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकल दी ही नहीं, सीधा डेटा शेयर किया है। तो यहां से एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से समझा दिया है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ जो आपकी है दोस्त, किसकी?
आपके HF की, आपके HCl की वो ज्यादा होती है, किससे? HBr से, जिसकी वजह से ये रेडिकल आपका HF और HCl का बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा। मतलब ये वाली रिएक्शन किसके केस में नहीं हो पाएगी? आपके HCl और HF के केस में। कुल मिलाकर एक ही HX ऐसा है जो दोनों स्टेप्स को सक्सेसफुली कर पाएगा, दैट इज HBr। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? HBr एकमात्र ऐसा HX है जो दोनों मैकेनिज्म से ऐड हो सकता है, रेडिकल मैकेनिज्म से भी और आयोनिक मैकेनिज्म से भी। रेडिकल से भी हो जाएगा और आयोनिक से भी हो जाएगा। प्रोक्साइड आ गया तो रेडिकल मैकेनिज्म चला देगा, और प्रोक्साइड नहीं आया तो आयोनिक मैकेनिज्म बता देगा। बाकी इनके केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रेडिकल मैकेनिज्म कभी शो नहीं करेंगे। जल्दी से सुलटा दीजिए, आप जाकर बिंदास एनसीईआरटी पढ़ें। अगर कोई भी ऐसी लाइन मिलती है कि सर ये वाली तो एक्सप्लेन नहीं हुई, तो मुझसे आकर जरूर पूछे। जो डेटा लिखा है वो भी एक्सप्लेन किया है, और वो डेटा क्या कहना चाहता है वो भी एक्सप्लेन किया है। केवल डेटा लिखने से मतलब नहीं होता है। सुलटा दिया भाई लोगों? अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये सारी मेहनत इसलिए हुई है सो दैट असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाए तो हम इजीली हैंडल कर पाए। और बात एनसीईआरटी की थी तो हम इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन की बात होती है, सर मैं क्वेश्चन कैसे करूं? आइए, क्वेश्चन करने में अपने को लेस देन 10 सेकेंड लगने चाहिए। मैकेनिज्म यही समझाता हूं। जब आप HBr का एडिशन करते हो, सभी इधर ध्यान दो, जब आप HBr का एडिशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो आप बताइए पहले आपके डबल बॉन्ड पर जुड़ता कौन है? Br रेडिकल या H रेडिकल? खत्म हो गया यहीं से। तो जब भी HBr के साथ प्रोक्साइड होगा तो हम पहले Br रेडिकल को ऐसे जोड़ेंगे ताकि एक स्टेबल रेडिकल, खत्म हो गई कहानी। और अगले स्टेप में किसको जोड़ देंगे? H रेडिकल को। ये जुगाड़ हो गया अपना। यानी कि अगर HBr प्रोक्साइड में दिया है तो H रेडिकल और Br रेडिकल में जुगाड़ से तोड़ लेंगे। पहले किसको जोड़ेंगे? Br को, स्टेबल रेडिकल बनाएंगे, और फिर किसको जोड़ देंगे? H को। खत्म। अगर आप पढ़कर गए हो तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, नहीं पढ़कर गए हो तो फिर आपको कुछ याद आने वाला नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं समझ में आना और समय पर याद आना दो अलग कहानी। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन दोस्त जबरदस्त है। या तो प्रोक्साइड लिख देगा या फिर पर्टिकुलर कोई प्रोक्साइड दे देगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे दोनों क्वेश्चन। पहले वाला पूरा सॉल्व करेंगे, दूसरे वाले का सीधा आंसर देंगे। पहले वाला पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, दूसरे वाले का डायरेक्ट आंसर देंगे। पहले वाली रिएक्शन आयोनिक पाथ को फॉलो करेगा या रेडिकल पाथ को? आप जानते हैं यहां पर रेडिकल जनरेशन नहीं होगा, सो देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव एंड देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और यहां पर H प्लस जुड़ जाएगा। आप बताइए H किसकी फॉर्म में जुड़ेगा? H प्लस की फॉर्म में। तो हम इस तरीके से जोड़ेंगे ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटायन बन सके। यहां पर H जोड़ेंगे और यहां पर क्या बनाएंगे? कार्बोकेटायन। बताइए दोस्त, कार्बोकेटायन का पहला काम बताइए, क्या ये बना हुआ केटाइन रीअरेंज करेगा? आपको देखने को मिलेगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या देखने को मिलेगा? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अगर 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ दोस्त, तो नया जो कार्बोकेटाइन है वो आप लोगों के सामने ये बनकर आ जाए।
सही बात है कि नहीं है? बताइए फर्दर क्या ये आपका केटाइन रीअरेंज होना चाहेगा? नहीं। तो फिर दूसरा काम, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियो, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? Br-। तो ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। तो यहां पर आप लोगों के सामने ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। यहां पर रीअरेंजमेंट के साथ रिएक्शन आगे प्रोसीड की है। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट शो करता है पर रेडिकल रीअरेंजमेंट शो नहीं करता है। अगले क्वेश्चन में सभी एक बार इधर ध्यान दे, क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका देखें। क्या आपको क्लियर हो चुका है? HBr पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाता है। हाँ, तो पूरा मैकेनिज्म नहीं रिपीट करना है भाई, पूरा नहीं रिपीट करना है। तो कैसे हैंडल करूं सर? आप जानते हैं इसकी प्रेजेंस में रेडिकल मैकेनिज्म होगा, तो आप जुगाड़ से इसको H रेडिकल, और बस इतना ध्यान रखना कि मैकेनिज्म से हमें पता चला है कि पहले डबल बॉन्ड पर कौन जुड़ा था? Br रेडिकल। बस क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो आप बताइए पहले किसको जोड़ेंगे? Br रेडिकल को, और Br रेडिकल को ऐसे जोड़ेंगे ताकि एक स्टेबल रेडिकल की फॉर्मेशन हो सके। सभी लोग आंखें खुली रखेंगे। मैंने यहां पर Br को जोड़ा है और यहां पर बनाया है रेडिकल। सभी का ध्यान बोर्ड पर। देखिए मैंने पहले जो जुड़ने वाला था आपका H+, उसको ऐसे जोड़ा ताकि स्टेबल केटायन बन सके। मेरे दिमाग में रीअरेंजमेंट नहीं था, मेरे पास दो ऑप्शन थे कि अगर मैं H+ को यहां जोड़ता तो यहां केटायन बनता, और मैं यहां जोड़ूंगा तो यहां केटायन बनेगा। यही दो ऑप्शन थे। तो मैंने यहां पर H+ को जोड़ा और एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनाया। अब इस केस में मुझे पहले किसको जोड़ना था? Br रेडिकल को। पक्का? जी हां। तो आप बताइए Br रेडिकल को या तो यहां जोड़ता तो यहां रेडिकल बनता, यहां जोड़ूंगा तो यहां रेडिकल बनेगा। आप बताइए मैंने यहां पर क्यों जोड़ा? क्योंकि ये स्टेबल रेडिकल बना। आप बताइए क्या रेडिकल रीअरेंजमेंट शो करते हैं? नहीं, केटायन जैसा नहीं है रेडिकल। जीओसी से बताता हूं, आ रहा हूं, केटायन जैसा नहीं है रेडिकल। एक गलत बात दिमाग में फिट कर दी कि केटायन जैसा ही है रेडिकल, मतलब खुद तो मूर्ख टाइप था, बच्चों को और मूर्ख बना दिया है। चलिए, तो यहां पर अगर अपन बात करें H रेडिकल जुड़ जाएगा, दोनों आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। अब आप ये मत बोलना कि सर H रेडिकल तो बनता ही नहीं। नहीं, जुगाड़ है भाई, प्रॉपर मैकेनिज्म से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट बोलता है रिवाइज घर से करके आ, यहां सीधे आंसर दे। तो हमें मालूम होना चाहिए HBr कैसे जुड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगले क्वेश्चन का मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए। अगले क्वेश्चन का मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए। ऊपर वाला बताओ कहां से जाएगा? आयोनिक मैकेनिज्म, एंड इन दिस केस रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। यहां पर H+ जुड़ेगा, यहां कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंज होकर यहां जाएगा। तो यहां पर आपको लगा हुआ मिलेगा कौन? Br। अगले वाले में पहले बताओ कौन जुड़ेगा? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जुगाड़ से, जुगाड़ से मतलब क्वेश्चन कैसे करना वो बता रहा हूं। HBr, भाई प्लीज आप नहीं बोलेंगे ना, बोलोगे मैं क्लास बंद कर दूंगा। आप जिससे पढ़ना है उससे पढ़ लेना, मैं वैसे भी सिलेबस खत्म करने पर लगा हुआ हूं। ये नौटंकी मेरे को बिल्कुल पसंद, मतलब एक रेंज के साथ चलते हैं भाई। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, ये बिलो 450 वाली हरकतें हैं। ये करते हैं चिल्ला चपटी, ये करते हैं सारे काम। क्यों? ये 3, 4, 5, 6 साल बाद लौट जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। आपको बताऊं, 650 जो बच्चा स्कोर करता है और जो 450 और उससे कम स्कोर करता है, दोनों के फेवरेट टीचर में बहुत डिफरेंस होता है। दोनों के फेवरेट टीचर में बहुत डिफरेंस होता है। ये मजे से और स्लो बस समझा दे उसके पीछे चलते हैं, और ये नंबर बढ़ा दे उसके पीछे चलते हैं। आपको पता है ना, दो टाइप के कोच होते हैं। जब भी किसी को कोई ट्रेनिंग देता है तो बेचारा 0 लेवल से शुरू करता है, ठीक है, फिर वो स्टेट खेलता है, फिर वो नेशनल खेलता है। तो अगर वो स्टेट वाला ही उसको ट्रेनिंग करता रहेगा तो वो नेशनल में कभी मेडल नहीं लाएगा भाई, क्योंकि वो उससे ऊपर बैठा, उसको पता है यहां कंपटीशन कमजोर लोगों से है, वहां कंपटीशन हर देश के बेस्ट आने वाले हैं। तो कोच का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है वहां पर। इसका अपना था, ऐसा नहीं कि इसने कंट्रीब्यूट नहीं किया, पर ये बोलता है कि बस इतना, इससे ज्यादा मैं एफर्ट लगा भी नहीं सकता, क्योंकि वो टेक्निक मुझे मालूम ही नहीं। यहां पहुंचा, ये इससे बेटर था, पर इसकी टेक्निक नेशनल पर तो काम करेगी, पर इंटरनेशनल पर काम, तो फिर यहां पर आपका नेशनल कोच आता है और आप बस यहीं पर अटके हुए हो।
चिल्ला चपटी से क्या होगा भाई? अगर इन सब से सिलेक्शन होता ना तो 90% लोगों का सिलेक्शन होता और 10% घर लौट जाते जो पढ़ने वाले हैं, पर उल्टा होता है, लेस देन 2% सिलेक्शन रेशियो। उसका कारण यही है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ सालों बाद समझ में आएगा, जब कहीं मजदूरी कर रहे होगी मेरी तरह। आइए, मैं थोड़ा महंगा मजदूर हूं, बात अलग है, लेकिन हूं तो मजदूर ही। तो यहां पर हम जुगाड़ से चलेंगे दोस्त। एच रेडिकल और बी आर रेडिकल की अगर अपन बात करना चाहें तो बताओ पहले किसको जोड़ेंगे दोस्त? बी आर रेडिकल। सर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि पहले बी आर रेडिकल जुड़ेगा? मैकेनिज्म। और इतनी देर किया ही क्या है, ये रिवाइज करके जाएगा तभी पेपर में क्वेश्चन बनेगा। यही तो रिवीजन करना होता है कि हैंडल कैसे करना है क्वेश्चंस को। तो यहां पर मेरे हिसाब से हमें बी आर रेडिकल जोड़ना चाहिए और यहां रेडिकल जनरेट करेंगे। बताइए, सॉरी, डबल बॉन्ड। यहां पर हमें कौन जोड़ना चाहिए? बी आर रेडिकल, और यहां रेडिकल बनाना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? अब अगले स्टेप में हम यहां पर कौन जोड़ देंगे? एच रेडिकल। आप इस रिएक्शन के बारे में जानते हैं, ये जाएगी विदाउट रीअरेंजमेंट और ये जाएगी ऊपर वाली विद रीअरेंजमेंट। सुलटा दिया सभी? नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन पर जल्दी से जल्दी हाथ साफ करके सीधा आंसर बताएंगे। यहां पर HBr सिंपल लिया गया है और यहां पर HBr के साथ क्या है? पर ऑक्साइड। पर्टिकुलर कोई प्रोक्साइड ले भी सकता है या नाम लिख देगा कि प्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। सीधा आंसर निकालेंगे दोस्त। अब हमें कैलकुलेट करेंगे किस रिएक्शन में क्या होना है। एक आयोनिक मैकेनिज्म से जा रहा है दोस्त और एक रेडिकल मैकेनिज्म से जा रहा है। एक आयोनिक मैकेनिज्म से और एक रेडिकल मैकेनिज्म से। इधर वाले में बताओ पहले कौन जुड़ेगा? H+। यहां जोड़ोगे और यहां केटायन बनाएंगे। क्या बना हुआ केटायन रीअरेंजमेंट शो करेगा? नहीं करेगा। अगर बना हुआ केटायन रीअरेंजमेंट शो नहीं करेगा तो आप जानते हैं यहां पर जुड़ जाएगा H+, यहां बना होगा कार्बो केटायन। यही क्यों बनाया कार्बो केटायन? रेजोनेंस स्टेबलाइज। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। उसमें मामला थोड़ा अलग है। मैकेनिज्म ने समझाया है कि जुगाड़ से आप ऐसे चलाओ, एच रेडिकल एंड, बस ये ध्यान रखो पहले बी आर रेडिकल जोड़ना है और ऐसे जोड़ना है ताकि एक स्टेबल रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाए। तो मैं बी आर रेडिकल को यहां जोड़ूंगा, इसमें स्टेबल केटायन बनाया था और इसमें स्टेबल क्या बनाऊंगा दोस्त? रेडिकल। आप बताओ मुझे कौन से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, कौन से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर जोड़ना चाहिए रेडिकल को? बी आर रेडिकल किधर जुड़ना चाहिए बताइए? क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं दोस्त? क्योंकि स्टेबल रेडिकल की फॉर्मेशन हो सके। यहां बी आर रेडिकल जोड़ूंगा, यहां रेडिकल बनाऊंगा, रेजोनेंस, और फिर यहां पर एच जुड़ जाएगा। क्लियर? तो अगर रिवाइज करके गए हो ना तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इतनी तो डिलीवर कर देता हूं कि क्वेश्चन मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। कितना भी चेंज कर ले नोटबुक से बाहर नहीं जा सकता है। क्वेश्चन की फॉर्म में भी, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी, असर्शन रीजन की फॉर्म में भी। ये सारे क्वेश्चन करवा सकता था मैं आपको तिगड़मबाजी से, पर फिर वो जो स्टेटमेंट सीखिए ना उनमें हम उलझ जाते। जरूरी नहीं पूछे, लेकिन क्या पता गलती से हमारे टाइम पर पूछ लिया तो आगे आने वाले तो सारे करेंगे पीवाईक्यू में आने के बाद, लेकिन हम उस साल नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ सकता हूं दोस्त? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे एक दो क्वेश्चन और जिनके आप डायरेक्ट आंसर करेंगे। हाँ, ये तो तूने साथ के साथ लिख लिया होगा।
लगभग अपना एक लेक्चर खाकर गया है ये, जो कि नॉर्मली 10 से 15 मिनट में सुलझता है टॉपिक, लेकिन उसमें हम केवल क्वेश्चन करने के ही लायक बन पाते हैं, स्टेटमेंट पर हाथ भी नहीं रखा जाता। इधर वाले क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। कौन से मैकेनिज्म से जाएंगे यहां पर? आयनिक। पहले कौन जुड़ेगा? H प्लस। ऐसे जोड़ेंगे ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। सही बात है कि नहीं है? तो यहां पर जोड़ूंगा मैं H प्लस को और यहां पर बनाऊंगा कार्बोकेटाइन। बताइए बना हुआ कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा क्या? नहीं, क्योंकि CS2 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 है। इवर आने पर अल्फा H उल्टे कम हो जाएंगे इसके। तो फिर बताइए दूसरा काम, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? Br-। सिंपल। अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन कहीं रुकने वाला नहीं है। बस फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये लीजिए, उधर बात करना चाहें तो बताइए अंडर दिस कंडीशन H रेडिकल एंड Br रेडिकल इज जनरेटेड। अब पहले Br रेडिकल जुड़ेगा दोस्त, ये तभी याद आएगा जब आप रिवाइज करके जाओगे। तो ऑर्गेनिक में हमेशा ध्यान रखो, समझ में आया अलग बात है, समय पर याद आना अलग बात। एटलीस्ट एक क्वेश्चन करके जाओगे उस टॉपिक से, तब आपको चीजें चमकेंगी। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो पहले किसको जोड़ना पड़ेगा बताओ? Br रेडिकल को। सही बात है कि नहीं है? आप बताओ मुझे कहां जोड़ना चाहिए Br रेडिकल को? किनारे पर। यहां Br रेडिकल जोड़ूंगा तो यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा? रेडिकल। ये कैसे जुड़ा है? प्लस और माइनस की फॉर्म में। तो देखो प्लस को जोड़ा तो क्या जनरेट हुआ? प्लस। और यहां पर रेडिकल को जोड़ूंगा तो क्या जनरेट होगा? रेडिकल। पर स्टेबल होने चाहिए दोनों। यहां प्लस स्टेबल बनाया, वहां रेडिकल स्टेबल। और रेडिकल तो रीअरेंजमेंट करता ही नहीं है। सो बताइए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन? क्लियर? तो यहां पर आपको कौन जुड़ा हुआ मिलेगा बताइए? H। और यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? Br। HBr नॉर्मल और HBr प्रोक्साइड में बने हुए प्रोडक्ट्स में रिलेशन पूछ सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेज में वो पोजीशन आइसोमर आ जाते हैं कि ये आपका प्रोडक्ट X है, ये आपका प्रोडक्ट Y है। बताइए X और Y में क्या रिलेशन होगा? तो X एंड Y एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। तो वो क्वेश्चंस तो आपसे पूछता रहेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। यहां पर हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। और बहुत बड़ी गड़बड़ क्या हो जाती है कि हमने पढ़ लिया है कि HCl प्रोक्साइड इफेक्ट शो नहीं कर। बिल्कुल सही पढ़ा, इसमें तो कहीं कोई डाउट ही। लेकिन जैसे ही जब HCl के साथ प्रोक्साइड आ जाता है ना, तो हम उसके सामने लिख देते हैं नो रिएक्शन। ऐसा नहीं है। HCl प्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, पर रेडिकल मैकेनिज्म से नहीं, आयोनिक से ही करता है। तो HCl को कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि प्रोक्साइड है या प्रोक्साइड नहीं है, वो वैसे ही रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस एज वेल एज इन द अब्सेंस। तो आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा HX है जो प्रोक्साइड की प्रेजेंस में और प्रोक्साइड के एब्सेंस में डिफरेंटली रिएक्ट करता है? HBr। बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों ही कंडीशन पर आयोनिक मैकेनिज्म ही होगा। तो रेडिकल नहीं जनरेट होता है यहां पर, मतलब रेडिकल पाथ नहीं जाता है इसके अंदर सक्सेसफुली, तो प्रोक्साइड देने का यहां कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। इन द अब्सेंस ऑफ प्रोक्साइड, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड, एक ही तरीके से रिएक्शन करेगा। कैसे? H प्लस जुड़ेगा सबसे पहले, और H प्लस यहां जुड़ेगा और क्या बना देगा? कार्बोकेटाइन। एंड अगले स्टेप में कौन जुड़ जाएगा? Cl माइनस। सो दिस रिएक्शन विल प्रोसीड विद ionic mechanism even in the presence of peroxide, even in the presence of peroxide। तो यहां नो रिएक्शन मत लिख देना भाई, स्टार लगाकर इस पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं। स्टार लगाकर नोट भी कर सकते हैं। HCl फॉलो
ionic mechanism. HCl follow ionic mechanism in the presence as well as in the absence of peroxide. HCl follow ionic mechanism in the presence as well as in the absence of peroxide. In the presence as well as in the absence of peroxide. HCl को peroxide से कद्दू फर्क नहीं पड़ता है. सुलटा दिया है. चलिए नेक्स्ट और एक बेहतरीन क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद एक दो बातें और, फिर हम ब्रेक लेंगे ना. चलने दें, ठीक है भाई. पहले मुझे अभी तो पढ़ाने दो. एक बात को एक बार बोलने में भी उतना इंपैक्ट आता है और 10 बार बोलने में भी उतना इंपैक्ट आता है, बल्कि बेवकूफ और कहलाओगे. कल गलती से डॉक्टर बन गए तुम और पेशेंट को 5 बार बता रहे हो पानी के साथ दवाई लेनी है. बोलो किसके साथ? पानी के साथ. बोलो किसके साथ? पानी के साथ. पेशेंट दोबारा नहीं आएगा कि इसका मानसिक संतुलन ठीक, खुद को याद करवा रहा है कि मुझे बता रहा है. चलिए आइए देखिए, ये क्वेश्चन एकदम एक्सक्लूसिव है भाई. ऐसा एक बार एम्स में कहते हैं क्वेश्चन दिया हुआ था. अब एम्स का ऑथेंटिसिटी तो नहीं है, लेकिन बच्चों से उस टाइम पर मैं था, बच्चों ने साफ बोला था कि सर HBr हीट लिखा हुआ था क्वेश्चन में, और HBr हीट से क्या होता है एम्स में, जैसा मास्टर जानता है ना वैसा मैनिपुलेट कर लेता है क्वेश्चन को. बच्चे ने आके बोला कि सर ऐसा ऐसा था. चुप, मैं समझ गया, क्योंकि तू जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा मेरे को आता ही. अब मैं वैसा वैसा बनाऊंगा जैसा जैसा मेरे को आता है. तो क्वेश्चन को तुरंत मास्टर मैनिपुलेट कर लेते थे. मैंने ये तो लाइव होते हुए देखा. मैंने कहा सर ये कुछ और कहना चाह रहा है कि मैं जानता हूं, आप मत जाओ. तो अपने हिसाब से क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी है. अगर आप HBr के साथ रिएक्शन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, या फिर आप HBr के साथ रिएक्शन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, again it will follow the radical path. Again it will follow the radical path. जी हां, ये सही है. अगर HBr की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ HNu भी करवा दी ना, तो अगेन रेडिकल पाथ से रिएक्शन जाएगी, और रेडिकल पाथ से रिएक्शन जाएगी तो पहले बताओ किसको जोड़ोगे? किसको जोड़ोगे? Br रेडिकल. तो यहां Br रेडिकल जुड़ेगा और यहां रेडिकल बनेगा, और अगले स्टेप में यहां पर कौन जुड़ेगा? H रेडिकल. ये चीज एकदम एक्सक्लूसिव है भाई. क्लियर? तो यहां पर आपके सामने जुड़ा हुआ मिलेगा कौन? Br. ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनेगा. तो इसको नोट कर लेना, जिस दिन इस कंडीशन पर पूछा गया साफ मिलेंगे, क्योंकि हमें लगता है केवल प्रोक्साइड की प्रेजेंस में ही ये रेडिकल पाथ फॉलो करता है HBr. नो, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और इन द प्रेजेंस ऑफ HNu भी ये रेडिकल पाथ फॉलो कर जाता है. अगेन आपने रेडिकल जनरेशन की कंडीशन दे दी है. अगेन आपने रेडिकल जनरेशन की कंडीशंस दे दी हैं. ये एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस होते हैं. जो अपने नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ना, मान लो उसी में 15 है, तो 12-13 तो ऐसे होंगे जो सभी बनाएंगे. ये आते हैं रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस. कुछ बच्चे कर पाएंगे और कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे. सुलटा दिया है. चलिए अब मैं वापस लौटता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, तो चीजों को कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी है. और अगले 5 से 10 मिनट तक आपका पूरा फोकस यहां पर होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार रेडिकल के साथ खेल रहे हैं, और एग्जामिनर भी ऐसी बातें हमारे साथ करता रहेगा. प्रोपेगेशन स्टेप आगे तो नहीं होंगे ना, जनरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. क्या HCl के केस में रेडिकल जनरेशन नहीं हुआ था, पर प्रोपेगेशन नहीं हो पाता ना. HBr ही ऐसा है जो सक्सेसफुली दोनों स्टेप को करवा पाता है. चलिए आगे बढ़ूं. ध्यान से, सभी के पेन कुछ देर के लिए डाउन होने चाहिए. देखिए इसमें कुछ रिएक्शन तो अभी ऐसे लिखेंगे जो करंट चल रही है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो आगे पढ़ेंगे, और कुछ बैक से भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. ध्यान से सुनिएगा. मोस्ट कंफ्यूजिंग रिएक्शंस होती हैं जो अभी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं. ये हमारे सामने कौन है? बेंजीन.
अगर मैं इस